कहेंगे औरंगजेब का 49 वर्षों का शासनकाल रहा 1658 से 1707। 1707 में जब औरंगजेब की मौत हुई तो औरंगजेब की मौत के बाद में गद्दी पर बैठा था आपका कौन? तो आप कहेंगे शाह आलम प्रथम, या हम कहें मुअज्जम, या हम कहें बहादुर शाह प्रथम। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। तो बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था 1707 में। ये सबको पता है, थम्स अप करके बताना जी भैया, हम इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है, बैक एंड पे लेके जा रहे हैं आपको, थोड़ा सा घटनाएं और ज्यादा स्पष्ट आपको हो। औरंगजेब औरंगजेब के बाद गद्दी पर आया था आपका, तो सबसे प्रचलित नाम शाह आलम प्रथम से भी ज्यादा उसका प्रचलित नाम है बहादुर शाह प्रथम, का नाम था मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, या जिसको हम मुअज्जम के नाम से जानते हैं। मुअज्जम गद्दी पर कब से कब तक रहा था? तो आप कहेंगे औरंगजेब की डेथ हुई थी आपका 1707 में, 1707 में, और 1707 से लेकर के 1712 तक, 1707 से लेकर के 1712 तक रहा था आपका बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम के बाद में कौन आया था? बहादुर शाह प्रथम के बाद में, बहादुर शाह प्रथम के बाद में आया था लंपट मूर्ख, जिसको हम जहादर शाह कहते हैं। इतना तो सबको क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद में गद्दी पर आया था आपका जहांदर शाह। यहीं पर हमको कहानी स्पष्ट होगी, देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप। जहांदर शाह, लंपट मूर्ख। इस बहादुर शाह प्रथम का, जब बहादुर शाह प्रथम आपका गद्दी पर था, तो बहादुर शाह प्रथम का जो पुत्र है, इसका जो बेटा है, का बेटा, इसके बेटे का नाम है अजीम उस्सान, अजीम उस शान। मुझे बताएं फटाफट से, अजीम उस्सान किसका बेटा है? मुअज्जम का। और जब मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का शासक है, तो उस समय पर उसने बंगाल की जो सूबेदारी दे रखी है वो दे रखी है अजीम उस्सान को। यानी याद रख लेना, अजीम उस्सान के पास में क्या थी? बंगाल की सूबेदारी थी, बंगाल की सूबेदारी। और बंगाल की सूबेदारी इस पे औरंगजेब के समय से ही थी, यानी 1697 से 1712 इसकी डेथ तक इस पे बंगाल की सूबेदारी रही। छोटी सी बात। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्या होंगे वो समझना। तो आपको सारा फैमिली ट्री क्लियर है कि अजीम उस्सान कौन है और कहाँ पर नियुक्त था? यही अजीम उस्सान है जिसने, जो आज पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र जिसको आज हम जानते हैं बिहार में पटना के नाम से, इसी ने ही जब इसकी बंगाल में सूबेदारी थी तो इसने पाटलिपुत्र का नाम अपने नाम पर अजीमाबाद रख दिया था। लिखें एक बार क्या कर दिया था इसने पाटलिपुत्र का नाम, तो कहीं किनारे पर नोट करिए, पाटलिपुत्र का नाम अजीमाबाद अजीम उस्सान ने की। अजीम उस्सान कौन है? औरंगजेब का पोता है, ठीक है। छोटी सी बात है। अब यहाँ पर देखो बात क्या हो जाती है, दिक्कत क्या है कि जब जहांदर शाह को गद्दी पर बैठना था तो जहांदर शाह ने संघर्ष किया, और जहांदर शाह ने इस संघर्ष में क्या किया था? अजीम उस्सान को मारा था। बात क्लियर? तो ये जो अजीम उस्सान था, जब मैं कह रहा हूँ 1712 में इसकी क्या हुई? डेथ हुई। तो इसकी डेथ के पीछे रीजन है कि गद्दी के लिए, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम की डेथ हुई 1712 में, तो गद्दी के लिए संघर्ष हुआ जिसमें अजीम उस्सान ने खुद को बोल दिया कि भाई मैं एक मुगल उत्तराधिकारी हूँ। तो इसके जो बाकी के तीन भाई थे, रफीक उस्तान वगैरह, या आपका जहांदर शाह, ये सब तीनों एक हो गए और इन्होंने अजीम उस्सान का कत्ल करवा दिया, ठीक है। छोटी सी कॉन्सेप्ट है। तो इसी अजीम उस्सान का जो पुत्र है वो लिखना, अजीम उस्सान का पुत्र है आपका फर्रुख सियर। फर्रुख सियर भी क्या मुगल शासक रहा था? हाँ या ना? अब आप लोगों को पिक्चर क्लियर हो। तो फर्रुख सियर ने जो हत्या करवाई थी जहांदर शाह की, वो इसीलिए करवाई क्योंकि इसके पिता को भी मार डाला गया था, तो इसने अपने पिता की मौत का बदला लिया था। ओके, अब यहीं पे अब वापस आएंगे। ये तो बैकग्राउंड मैंने आपको बताया मुगलों के समय का। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है, ये मुर्शिद कुली खां का उदय फिर कैसे हुआ। तो 1700 में मुर्शिद कुली खां, इसको कुली खां लिख लेना सिर्फ, कुली खां बंगाल का दीवान बना। भाई साहब दीवान का क्या कार्य होता था? मैंने आपको बताया था एक दिन, मुगल प्रशासन बताओ। बंगाल का दीवान बना 1700 में, तो 1700 में तो औरंगजेब ही है, ठीक है। बिकेम ए दीवान, मुर्शिद कुली खां बिकेम ए दीवान ऑफ। तो इसके हमेशा झगड़े किससे रहेंगे? तो दीवान किसके अधीन होगा? सूबेदार के अधीन होगा। बड़ा पद किसके पास है बंगाल में बताइए? अजीम उस्मान के पास में। उसके हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहे मुर्शिद कुली खां से। मुर्शिद कुली खां मतलब जो आपका कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर थे? तो कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर के थे कि जो रेवेन्यू था, अजीम उस्मान तो चाहता था कि ये बंगाल में जो ज्यादा रेवेन्यू वो मेरे पास रहे, क्योंकि उसको पता था उसको भविष्य में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़नी है। मैंने कहा ना, अजीम उस्मान ने कहा कि भाई मैं मुगल उत्तराधिकारी हूं, यानी बहादुर शाह प्रथम के बाद में गद्दी पे मैं बैठूंगा, तो उसको पैसे की जरूरत थी। अब उसको यदि पैसे की जरूरत है तो वो चाहता था कि बंगाल का जो भी रेवेन्यू है वो मुझे मिले। लेकिन जो मुर्शिद कुली खां था वो एक अच्छा व्यक्ति था। मुर्शिद कुली खां का ये टारगेट था कि जो भी रेवेन्यू आए वो कहाँ जाना चाहिए? वो जाना चाहिए आपका जो मुगल हेडक्वार्टर यानी आगरा पहुंचना चाहिए। ऐसे जान के चलिए आगरा दिल्ली वो पहुंचना चाहिए। तो वो इस बात को लेकर के अड़ा रहता था। तो कई बार तो अजीम उस्मान ने प्रयास किया कि एक काम करते हैं, इस करवा देते हैं मुर्शिद कुली खां को, और उसने सैनिक भी भेज दिया उसको मरवाने के लिए। अब सैनिक जब गए तो उधर मुर्शिद कुली खां को ये बात पता थी। मुर्शिद कुली खां ने उन्हीं सैनिकों से कहा कि तुम जो मुझे मारना चाहते हो, तो इसकी खबर औरंगजेब को भी है। अब तुम देख लेना औरंगजेब तुम्हारा क्या हाल करेगा। कि मुर्शिद कुली खां औरंगजेब ने ही आपका दीवान बनाया, उसका विश्वास पत्र, एक कमांडर था वो। तो कहते सैनिकों ने उसको मारने का इरादा टाल दिया, और अजीम उस्मान ने भी कह दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। तो इनका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा। औरंगजेब की मौत के बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो किस किसके बीच संघर्ष रहता था? दोनों व्यक्तियों का नाम जरा मेमोराइज करिए। अजीम उस्मान और, यहाँ लिख लेना इस बात को, अजीम उस्मान। किस बात के लिए रहता था कॉन्फ्लिक्ट? एक शब्द लिखें, अजीम उस्मान और कुली खां। तो इसलिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया सारा। कुली खां के बीच संघर्ष था। देरवाज यहाँ पर बीच में के संघर्ष में आ गया। यहाँ पर वापस लौट करके जैसे ही अजीम उस्मान के पिता की मौत हुई 1712 में, तो अजीम उस्मान ने कहा कि भाई गद्दी पर तो हमारा शासन है, लेकिन इसके क्या तीनों भाई, जो तीन भाई थे इसके खिलाफ हो गए। तीन भाइयों में से एक जहादर शाह जिसने नेतृत्व किया और इसको मार डाला गया। तो इसका बेटा जो फर्रुख सियर है, फर्रुख सियर, इसको हमको याद रखना है। मुझे बताइए फर्रुख सियर ने जो शासन को हासिल किया था तो किन की हेल्प से उसने उसको हासिल किया? ये पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। वो कौन लोग थे जिसकी मदद से फर्रुख सियर ने वापस गद्दी को पाया या अपने पिता की मौत का बदला लिया? तो आप कहेंगे वो सब थे भैया किंग मेकर्स, यानी सैयद बंधु। तो सैयद बंधुओं की हेल्प ली थी फर्रुख सियर ने। और यही फर्रुख सियर था कि जब वो सैयद बंधुओं से हेल्प ले रहा था तो उसी समय पर वो गया मुर्शिद कुली खां के पास भी। उसने कहा कि भैया हमको तो सत्ता पलटनी है और हमको इसके लिए चाहिए पैसा, इसके लिए हमको धन चाहिए, और ये धन प्लीज तुम हमको दे दो, तुम हमारी मदद करो और भविष्य में हम फिर तुमको जो है पूरा बंगाल देंगे। तो उस समय पे क्या किया उसने? उसने कहा कि मैं नौकर थोड़ी हूँ तुम्हारा। तो कहते हैं कि फटकार करके भगाया मुर्शिद कुली खां ने। फर्रुख सियर के जो प्रतिनिधि गए थे बात करने के लिए, मैं कह दिया कि मैं फर्रुख सियर का नौकर नहीं हूँ, ठीक है, मैं सल्तनत के लिए काम करता हूँ। लेकिन बाद में फर्रुख सियर जब कामयाब हुआ तो सबसे पहले उसके कदमों में मुर्शिद कुली खां ही पहुंचा, नजराना गिफ्ट भेंट लेकर के। बोला भाई साहब गलती हो गई थी, मेरे मुंह से निकल गया था। तो बाद में फिर फर्रुख सियर ने उसको माफ भी कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस समय पर इन सबका क्या योगदान था? मुर्शिद कुली खां की स्थिति क्या थी? तो बंगाल का क्षेत्र क्या हो गया है? अभी बंगाल का क्षेत्र बढ़ गया। और बंगाल का क्षेत्र बढ़ गया किस वजह से? कि उसमें उड़ीसा को शामिल कर लिया गया, और मुर्शिद कुली खां ने जो अपना दामाद था सुजाउद्दीन, उसको बना दिया यहाँ पर डिप्टी गवर्नर, इसको नाइब भी कहा जाता था। तो यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी किसके द्वारा संभालता था वो? इसकी जिम्मेदारी संभालता था, याद रख लेना, उड़ीसा का नाइब। नाइब बोले या नाइब को ही हम बोलते थे आपका डिप्टी गवर्नर, या खाली डिप्टी भी लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी गवर्नर से छोटा पोस्ट था, सूबेदार से, या डिप्टी सूबेदार बोल दे, उप सूबेदार बोल दे, जो भी आप चाहिए, सब एक ही पद है। उड़ीसा का नाइब इसने बनाया सुजाउद्दीन को। उड़ीसा का नाइब सुजाउद्दीन। अभी सुजाउद्दीन कौन है? सुजाउद्दीन
अपने दामाद को बनाया, इसका दामाद था ये, अपने दामाद को बनाया। ठीक है, ठेकेदारी व्यवस्था का मतलब था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम था। जैसे ये क्षेत्र था, ये कोई आपका एक जागीर थी। इस जागीर में क्या होता था, ये आपका कुली खां बुलाता था कुछ लोगों को, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन, 3 लोग आगे जैसे ठेकेदार। उनसे बोलता था कि भैया तुमको देना है इस क्षेत्र का रेवेन्यू इकट्ठा करके, यहाँ से जो लगान वसूलोगे वो तुमको वसूलनी है, लेकिन तुम तीनों में से लगान या 4 या 5 या 6 जो भी, उनमें से लगान वही वसूलेगा जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा। यानी कि बोली लगा करके ठेका दिया जाता था। जैसे कि मान के चलो आप बोली लगा देंगे भैया इस जगह का लगान हम आपको देंगे और इसके लिए हम आपको जो लगान हम आपको इकट्ठा करके देंगे उसके लिए हमको ये जिम्मेदारी दे दो, आप 1 लाख रुपए। दूसरा व्यक्ति बोले नहीं हम तो 1.5 लाख दे देंगे इसका, तो तीसरा बोले 2 लाख हम दे देंगे। तो बोली तो समझते हो ना सारे लोग, ये तो सब समझते होंगे। आपका ऑक्शन जो होती है बोली, तो बोली के तहत उस भूमि के लगान की व्यवस्था उस व्यक्ति को दे दी जाती थी, सबसे ऊंची बोली लगाता था। बात क्लियर है? हम सब करके बताएं। जो इजारेदारी प्रथा थी, इसके विरोध में 3 विद्रोह हुए थे, विरोध में 3 विद्रोह हुए थे, तो इसके अंतिम समय तक चलते रहे थे कुली खां के। 3 विद्रोह कौन कौन से थे? एक विद्रोह प्रमुख माना जाता है सीताराम जी का, एक वहाँ के एक जमींदार थे, जागीरदार थे, उनके साथ में थे एक व्यक्ति उदय नारायण, उदय नारायण, और एक व्यक्ति थे इनके साथ में, तीसरे व्यक्ति उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। ये तीनों जमींदारों ने एक आपका इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। पहला तो विद्रोह ये था। दूसरा एक विद्रोह हुआ था आपका सुजात खान ने किया था, सुजात खान ने, और तीसरा जो विद्रोह किया था वो किया था आपका नजात खान ने। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा था मुर्शिद कुली खां पर। और मुर्शिद कुली खां ने तो क्या कर दिया था, एक जमींदार जो इनके सपोर्ट में रहता था उसका नाम था रामजीवन। देखें एक बार नाम, कुली खां का कृपा पात्र था रामजीवन, तो उसने इन सबकी जमींदारी छीन करके, गुलाम मोहम्मद की भी, उदय नारायण की भी, सीता नारायण की भी, सुजात खान की भी, नजात खान की भी, इन सबकी जो जमींदारी थी उन सारी जमींदारी को इनसे छीन करके उसको रामजीवन को दे दिया था। कई लोगों ने विद्रोह भी किया और नुकसान भी उठाया आपका। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खां गया था 27 एंड आफ्टर दैट उसका जो दामाद था उसका क्या नाम है, सुजाउद्दीन। ये बनता है बंगाल का नवाब। नंबर 2 लिखना, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया था सुजाउद्दीन बंगाल का कौन सा नवाब? सुजाउद्दीन, या बोले सुजाउद्दौला मोहम्मद खान, सुजाउद्दौला। जब ये पूछे आपसे कोई कि बंगाल के नवाबों में सबसे अच्छी नवाबी किसने की, तो वो सबसे अच्छी नवाबी मानी जाती है सुजाउद्दीन की। सुजाउद्दीन ने सारी व्यवस्थाओं को टैकल किया, उन परेशानियों को हल किया। जैसे मुगल बादशाह से इसने संबंध बहुत अच्छे बना लिए। अगर मैं आपसे पूछूं 1727 में मुगल बादशाह कौन था बताइए, तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद शाह रंगीला। देखो फारूक सियार आया था 1713, 1719 तक फारूक सियार रहा, और फिर फारूक सियार को भी सैयद बंधु ने क्या कर दिया आपका, हेल्प से आया था, वो उनकी हेल्प से राजा बना था। उसके बाद में कौन आया था, मोहम्मद शाह रंगीला, जिसने सैयद बंधुओं को खत्म किया था और मराठों की हेल्प लेकर के। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो 1719 से लेकर के 1748 तक कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद शाह रंगीला, सुजाउद्दीन ने क्या किया, उसको बहुत सारे गिफ्ट भेजे, खूब पैसा भेजा सुजाउद्दौला। इसके समय पर इसने बैंकिंग सिस्टम को भी उठाया, और इसके समय के बैंकर थे, प्रमुख बैंकर बंगाल में सेठ लोग, क्योंकि बंगाल प्रोस्पेरस तो था ही। यहाँ पर एक था आपका सेठ आलमचंद, आलमचंद बहुत अमीर व्यक्ति था, सेठ आलमचंद। उसको बोला था इसने रे रायन, राजाओं का भी राजा कह दिया था। किसने कह दिया था, भारत के सारे राजाओं से ज्यादा पैसा इसके पास है। रे रायन की उपाधि, टाइटल ऑफ रे रायन टू सेठ आलमचंद बाई सुजाउद्दीन। इसके समय पर ही साथी एक चर्चित बैंकर था जगत सेठ। इसी के समय पर एक चर्चित बैंकर था आपका फतहचंद, फतहचंद। ये बंगाल में क्योंकि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, और बंगाल ने तो उस समय पर अगर कहें तो ये कहा जाता है, आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो उस समय बंगाल ने अपने व्यापार के द्वारा लगभग 6 करोड़ की चांदी अर्जित की थी, सोना अर्जित किया था। तो उस समय पर बंगाल को प्रोस्पेरस माना जाता था व्यापार की दृष्टि से। तो वहाँ पर एक बैंकिंग सिस्टम उभरा, कुछ सेठ लोग वहाँ उभर करके आए, और यही सेठ लोग फिर भारत की या बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप भी करते हैं। अभी आप थोड़ी देर बाद बात जानो। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है? छोटा सा किसी जगह मिलाते थे तो वहाँ पर क्या बनाते थे, सुजाउद्दीन उड़ीसा का डिप्टी नायब बना था, तो इसने भी बिहार में जिम्मेदारी दी, और यहाँ पर इसने डिप्टी नायब बनाया अलीवर्दी खान को। डिप्टी नायब या डिप्टी गवर्नर बोले, डिप्टी नायब अलीवर्दी खान को बनाया, अलीवर्दी खान को बनाया, अलीवर्दी खान को बनाया, मैं डिप्टी नायब टू अलीवर्दी खान। ठीक है, छोटी सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। तो अभी और बात की, जो सुजाउद्दीन है इसके समय पर जब इसकी मृत्यु हुई 1739 में, तो तीसरा गवर्नर बना सरफराज खान। सरफराज खान लिखना, ये तीसरा गवर्नर सरफराज खान। ये कौन था दरअसल में, को बोला जाता है ये सुजाउद्दीन का बेटा है, हैदर जंग। हैदर जंग इसका उपनाम था, और ये कौन था आपका, सुजाउद्दीन का बेटा था। तो जैसे ही सुजाउद्दीन की मौत हुई तो गद्दी पर कौन आया, सुजाउद्दीन का पुत्र आया, और बंगाल का तीसरा नवाब बना, थर्ड नवाब। सर इस बार माइक में कुछ दिक्कत है, अरे आज क्या हुआ है क्लास में यार? लेकिन यहाँ पर जो डिप्टी नायब अलीवर्दी खान, इसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसने सेठ लोगों को अपनी तरफ मिला लिया, और यहाँ पर 1700 सरफराज खान याद रखना कब बना, 1739 में बना था, और 39 से 40 तक रहा, क्योंकि 1740 में इसके समय पर एक वॉर हुआ। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध हुआ, गिरिया का युद्ध हुआ। ठीक है, देयर वाज वॉर ऑफ गिरिया इन 1740 बिटवीन बिटवीन सरफराज और हैदर जंग, कुछ भी आप लिखिए। सरफराज, गिरिया का जो वॉर हुआ था, सरफराज वर्सेज वर्सेज अलीवर्दी। अलीवर्दी कहाँ पर पोस्टिंग था, अलीवर्दी कहाँ पर पोस्टेड था बताइए जरा। आप कहेंगे ये था भैया आपका बिहार में, और इसने क्या कर लिया, जगत सेठ को अपनी तरफ मिला लिया। जगत सेठ बोले ज्यादा ईमानदार है, तुम लोगों को ज्यादा व्यापार नहीं करने देते। और इसका एक भाई था, उसका नाम है हाजी अहमद, हाजी अहमद, हाजी अहमद की मदद से। और इस वॉर में होता क्या है कि अलीवर्दी खान की जीत हो जाती है, इसकी विजय हो जाती है। अभी तक बंगाल के कितने नवाब हुए थे बताइए जरा। तो आप कहेंगे बंगाल के 3 नवाब हुए। पहला नवाब कौन सा है, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां के बाद में उसका दामाद जो उड़ीसा में पोस्टेड था सुजाउद्दीन, वह नवाब बना, और उसके बाद में उसका पुत्र सरफराज। तो ये जो आपका मुर्शिद कुली खां था, इसके वंश का नाम है नासिरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल के नासिरी वंश का अंतिम नवाब कौन है, तो आप वहां पर प्रश्न समझेंगे अंतिम नवाब आपसे पूछ रहा है, जबकि अंतिम नासिरी नवाब कौन है, ये है सरफराज खान। क्योंकि अलीवर्दी खान इनके फैमिली मेंबर नहीं है, ये इनके ब्लड लाइन से संबंधित नहीं है। तो इसको याद रखना। क्या टैक्स अब देगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ या ना, जब एक इकट्ठे पैसे दे रहा है। तो मुगले को इसने टैक्स जो गिफ्ट जाते थे, इस सबको उसने खत्म करा दिया और अनाउंस कर दिया बाय गिविंग 20 करोड़ रुपीज, बाय गिविंग 20 करोड़ दे दिए। लेकिन अगर मैं देखूं अलीवर्दी खान ने खुद को मुक्त तो कर लिया, मुगलों से स्वतंत्र भी कर लिया उसने, इकट्ठे पैसे देकर के, मुगलों की स्थिति को देख करके। मैंने बताया था मोहम्मद शाह रंगीला, उसका नाम ही रंगीला क्यों है, क्योंकि वो शान शौकत वाला आदमी था, उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की चिंता नहीं थी, साम्राज्य विस्तार हो या हमारा साम्राज्य बहुत मजबूत हो, उसको मस्ती करनी थी बस। और उसको इकट्ठे पैसा चाहिए ऐसे आदमी को, तो वो तो आप जानते ही हो, मौज मस्ती करने वाले आदमी को पैसा चाहिए इकट्ठा, उसको काम वाम से मतलब नहीं होता, हमको इकट्ठा पैसा दे दो। तो यहाँ पर इसके फिर तो इसका कार्यकाल मजबूत रहा होगा अलीवर्दी खान का। तो अलीवर्दी खान को बेचारे का ऐसे समझिए दुर्भाग्य है कि उसका पूरा जो शासनकाल है,
पूरा शासनकाल 1740 से 56 तक वो मराठाओं के साथ संघर्ष में उलझा रहा। जैसे मैं आपसे एक डेट पूछना चाहूंगा, मुझे बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1861 में। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में ही तो मराठा कमजोर हुए थे। उससे पहले तो मैंने आपको बताया था 1720 से 40 तक बाजीराव ने ऐसा कर दिया था कि संपूर्ण भारतवर्ष ने घुटने टिका दिए थे मराठाओं के आगे। पेशवा बाजीराव थे जब आपके। तो 1740 की स्थिति पर विचार करिए, मैंने आपसे कहा था बाजीराव ने सबसे बड़ा एम्पायर किया मराठों का। तो यानी कि 1740 में मराठे बहुत मजबूत स्थिति में थे। तो मराठे नजर रखते थे आपका कि भाई किधर कोई ऐसे तो नहीं है कान को हिला रहा हो, उसको पकड़ लो जाकर के, उस पर कार्रवाई कर देते थे। तो इसके समय पर कार्रवाई बहुत हुई। याद रख लेना, क्या बोलेंगे? इसके समय मराठाओं से संघर्ष जारी रहा, जारी रहा, एक कंटिन्यूअस मराठास। अब इसने बहुत सारी चीजें की उनसे बचने के लिए। इसने किया कि जो इसका शहर था कलकत्ता, उस कलकत्ता के चारों ओर इसने खाई भी खुदवा ली। कलकत्ता के चारों ओर के मराठे आते हैं, बार बार लड़ते हैं हमसे आकर के, काम करते हैं, कलकत्ता के चारों ओर खाई खोद देते हैं ताकि मराठे यहाँ पर अटैक ही ना कर पाए। लेकिन जब इसके खाई खोदने की कार्रवाई चल रही थी तभी मराठाओं की तरफ से रघुजी थे, रघुजी भोसले, उन्होंने कार्रवाई कर दी। आपको याद हो तो मैंने कहा था पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा कभी नहीं हारते अगर रघुजी उनकी तरफ से कार्रवाई करते। जबरदस्त कमांडर थे। इसने मराठाओं से संधि की, मराठाओं से संधि करके उड़ीसा उन्हें दे दिया, उड़ीसा उन्हें दे दिया। मुझे बताओ उड़ीसा को मिलाया किसने था? बंगाल में तो आप कहेंगे भैया वो मुर्शिद कुली खां के समय मिलाया गया, उन्हें दे दिया। और साथ में और क्या दिया इसने? 12 लाख रुपए वार्षिक। आप सबको पता होना चाहिए जो मराठे थे तो वो 2 टैक्स लेते थे। कौन से 2 टैक्स थे उनके? एक तो चौथ था और एक सरदेशमुखी था। तो अपने जो नजदीकी क्षेत्र तो 1/10 उत्पादन का, और नहीं तो चौथ 1/4। तो इसका जो 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के रूप में, वार्षिक चौथ कर लिया। 2 चीजें हो गई। क्या बोलेंगे? अलीवर्दी खान ने क्या कर लिया आपका? देयर विल ट्रीटी साइंड बिटवीन अलीवर्दी खान एंड मराठास एंड उड़ीसा ट्रांसफर टू द मराठास बाई मीर जाफर अलीवर्दी खान। यानी कि जो सिराजुद्दौला का नाना है ये आपका अलीवर्दी का जीजा है। कौन है? ये था अलीवर्दी का जीजा। और अलीवर्दी के समय पर इसको मीर बख्शी का पद मिला हुआ था। मीर बख्शी आप जानते हैं सेना में सबसे बड़ा पद हुआ करता था। हम सब करके बताओ, मीर बख्शी जानते हैं आप? मीर बख्शी आप सारे लोग जानते हैं, एक बार बताएं मुझे। अलीवर्दी खान का जीजा था, ठीक है। और राय दुर्लभ ये था यहाँ पर सिराजुद्दौला का सेनापति या एक सेठ व्यक्ति था। सेनापति और सेठ दोनों था, अभी बताएंगे सेनापति किस युद्ध में बनेगा। अमीचंद एक सेठ व्यक्ति था, ये भी सेठ व्यक्ति था। शौकतगंज में आपको बता चुका। घसीटी बेगम कौन है? इसकी मौसी है। ओके, सर बफरिंग बहुत ज्यादा हो रही है।